नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया आईवी एनेस्थेटिक एरा फ्रॉम नीडल्स टू नॉकआउट्स का प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम आईवी एनेस्थीसिया के सफर को समझेंगे, जिसमें मेडिकल दुनिया में आए बड़े बदलाव और इनोवेशंस का जिक्र होगा। स्लाइड 2। इस स्लाइड में हम बताते हैं कि शुरुआत में रीजनल एनेस्थीसिया सिर्फ एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट तक सीमित थी, लेकिन आईवी एनेस्थीसिया ने पूरे शरीर को एक साथ सेडेट करने की क्षमता दी। 1855 में अलेक्जेंडर वुड के हाइपोडर्मिक नीडल के इन्वेंशन से दवा डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाने लगी, जिसने सिस्टमेटिक एनेस्थीसिया का नया दौर शुरू किया। स्लाइड 3। यहां हम आईवी एनेस्थेटिक के मुख्य माइलस्टोन्स देखते हैं। 1932 में थायोपेंटल का क्लिनिकल इस्तेमाल शुरू हुआ। 1957 में मेथोहेक्सेटल इंट्रोड्यूस हुआ। 1959 में पहला बेंजोडाइजेपॉक्साइड क्लोरडाइजेपॉक्साइड डेवलप हुआ। 1962 से 64 में केटामाइन का सिंथेसिस और टेस्टिंग हुई। 1966 में एटोमेडेटाई। 1970 से 74 में फेंटानिल और सुफेंटानिल डेवलप हुए और 1977 में प्रोपोफोल को इंट्रोड्यूस किया गया। हर माइलस्टोन ने एनेस्थीसिया प्रैक्टिस को नया रूप दिया। स्लाइड 4। इस स्लाइड पर हम देखते हैं द नीडल दैट चेंज मेडिसिन। पहली फंक्शनल सिरिंज 1853 में चार्ल्स गैब्रियल प्रवाज ने डिजाइन की, जो दवाओं को सही मात्रा में डिलीवर करने के लिए एक रिवॉल्यूशन था। बाद में 1855 में अलेक्जेंडर वुड ने मॉडर्न नीडल डिजाइन को रिफाइन करके मेडिसिन में नए स्टैंडर्ड सेट किए। स्लाइड 5। ये स्लाइड बताती है कि आईवी एनेस्थीसिया क्या है। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है ताकि पेशेंट को अनकॉन्शियस या सेडेट किया जा सके। इसका सबसे बड़ा फायदा है रैपिड ऑनसेट, सही कंट्रोल और वर्साटिलिटी, जो जनरल एनेस्थीसिया प्रोसीजर्स में सेडेशन और पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। स्लाइड 6। इस स्लाइड में हम बार्बिटूरेट्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम द स्लीपी पायनियर्स कहते हैं। बार्बिटूरेट्स जैसे कि थायोपेंटल 1903 से सिंथेसाइज हुए और 1930S में वाइड यूज में आए। ये ड्रग गाबा एक्टिविटी को एनहांस करता है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होता है। रैपिड इंडक्शन के बावजूद इसके रिस्क्स जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और नैरो थेरेप्यूटिक विंडो को ध्यान में रखना जरूरी है। फन फैक्ट, थायोपेंटल को ट्रुथ सीरम भी कहा जाता था। स्लाइड 7। यहां हम केटामाइन के इवोल्यूशन पर फोकस करते हैं। 1962 में इसकी सिंथेसिस हुई और 1964 में क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हुए। शुरुआत में बैटलफील्ड के लिए डेवलप हुआ। आज केटामाइन ट्रॉमा एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक सेडेशन और इवन डिप्रेशन ट्रीटमेंट में उपयोगी है। इसके हॉलुसिनोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से इसे स्पेशल केव भी कहा जाता है। स्लाइड 8। इस स्लाइड में प्रोपोफोल के बारे में बात हो रही है, जिसे मिल्क ऑफ एमनेशिया के नाम से जाना जाता है। 1977 में प्रोपोफोल की सिंथेसिस हुई और 1980S में क्लिनिकल यूज के लिए अप्रूव हुआ। प्रोपोफोल का रैपिड ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन इसे आइडियल बनाता है एनेस्थीसिया इंडक्शन और आईसीयू सेडेशन के लिए, लेकिन इसका मिसयूज भी खतरों को जन्म देता है, जैसा कि माइकल जैक्सन के केस में देखा गया। स्लाइड 9। यहां बेंजोडाइजेपॉक्साइड्स के रोल को हाईलाइट किया गया है। ड्रग्स जैसे मिडाजोलम, डाइजेपाम और क्लोरडाइजेपॉक्साइड पेशेंट की प्री ऑपरेटिव एंजाइटी को कम करते हैं, उन्हें सेडेट करते हैं और उनके लिए सर्जरी को एक स्मूथ एक्सपीरियंस बनाते हैं। इनका मैकेनिज्म गाबा एक्टिविटी को एनहांस करके रिलैक्सेशन और ड्रोनेसनेस इंड्यूस करता है। स्लाइड 10। इस स्लाइड में हम ओपियोइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्राइमरी पेन किलर्स होते हैं
जैसे फेंटानिल, मॉर्फिन और रेमिफेनिटिल। ये ड्रग्स पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे सर्जरी के दौरान और बाद में पेन मैनेजमेंट आसान होता है। फन फैक्ट, फेंटानिल मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा पावरफुल माना जाता है, इसलिए बहुत छोटी डोज ही काफी होती है। स्लाइड 11, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट समझाया गया है इस स्लाइड में, जिसमें आईवी एनेस्थेटिक्स, ओपियोइड्स और मसल रिलैक्सेंट्स का सही कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। ये अप्रोच साइड इफेक्ट्स को कम करता है, पेशेंट की रिकवरी को इंप्रूव करता है और ओवरऑल सेफ्टी को बढ़ाता है। इस मेथड को परफेक्ट कॉकटेल भी कहा जा सकता है। स्लाइड 12, ये स्लाइड दिखाता है कि आईवी एनेस्थीसिया ने मेडिसिन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे लिमिटेड जनरल एनेस्थीसिया ऑप्शंस थे, लेकिन आईवी एनेस्थीसिया से प्रिसाइज कंट्रोल, फास्ट रिकवरी और बेहतर सेफ्टी मिली। आज के मॉडर्न मेडिसिन में आईवी एनेस्थीसिया आउटपेशेंट प्रोसीजर्स, आईसीयू सेडेशन और पेन मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। स्लाइड 13, इस स्लाइड में हम आईवी एनेस्थीसिया के चैलेंजेस को समझते हैं। कुछ रिस्क्स में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, खासकर ओपियोइड्स और बार्बिटूरेट्स के साथ, प्रोपोफोल से एनाफिलेक्सिस का रिस्क, एटोमिडेट के प्रोलोंग्ड यूज से एड्रेनल सप्रेशन और ओपियोइड डिपेंडेंसी शामिल है। ये चैलेंजेस एथिकल कंसर्न्स को भी जन्म देते हैं, जहां पेन रिलीफ और एडिक्शन के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है। स्लाइड 14, यहां प्रेजेंटेशन के टेकवे दिए गए हैं। बार्बिटूरेट्स जैसे थायोपेंटल ने आईवी एनेस्थीसिया का प्रारंभ किया, लेकिन उनके साथ रिस्क्स भी आते हैं। प्रोपोफोल ने रैपिड ऑनसेट के साथ एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में क्रांति लाई। बेंजोडाइजेपॉक्साइड्स और ओपियोइड्स ने पेन मैनेजमेंट और सेडेशन के लिए अपना मूल योगदान दिया। और बैलेंस एनेस्थीसिया का कॉम्बिनेशन अप्रोच ओवरऑल सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। स्लाइड 15, अंतिम स्लाइड में मॉडर्न एनेस्थेटिक एरा के इवोल्यूशन और फ्यूचर ट्रेंड्स पर रोशनी डाली गई है। 20वीं सदी के शुरुआती इनहेलेशनल एजेंट्स जैसे एथिल क्लोराइड और साइकोप्रोपेन के ड्रॉबैक ने आईवी एनेस्थीसिया के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। आज एआई पावर्ड पर्सनलाइज्ड डोजिंग और फार्माकोजेनोमिक्स का उपयोग हो रहा है, जिससे जीनस जैसे CYP2B6 के हिसाब से प्रोपोफोल का डोज एडजस्ट किया जाता है। ये एडवांस टेक्निक्स रियल टाइम मॉनिटरिंग और एडेप्टिव डोजिंग का सहारा लेती है, जिससे भविष्य में एनेस्थीसिया और भी सेफ और इफेक्टिव हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जिज्ञासु बने रहें।